हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन का अध्ययन करेंगे। CCE इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, CCE जो आपने सुना होगा। CCE से तात्पर्य ये है कि इसमें हम शिक्षा को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताते हैं। एजुकेशन में हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ हम क्या है उसका मूल्यांकन भी चलता रहता है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ परीक्षाएं भी ली जाती है छात्रों की। समय समय पर छात्रों का आकलन करना विभिन्न क्षेत्रों में वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे जैसे शिक्षा निरंतर चलती है, आकलन और मूल्यांकन भी साथ साथ चलते रहते हैं। इससे छात्रों में क्या कौशल, प्रोत्साहन, रुचि आदि आदतों का विकास होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक शिक्षा के लिए बहुत ही प्रभावशाली कार्य है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्द 3 शब्दों से बना हुआ है। सतत शब्द अलग है, व्यापक शब्द अलग है और मूल्यांकन शब्द अलग है। इन तीनों का ही इसमें अलग अलग महत्व है। लगातार मूल्यांकन होते रहना एक बालक का विभिन्न क्षेत्रों में ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब हम इन तीनों शब्दों को अलग विस्तार से पढ़ेंगे। सतत का तात्पर्य क्या है, व्यापक का तात्पर्य क्या है और मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले लेंगे हम सतत। सतत के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है? आकलन शब्द जुड़ा हुआ है। सतत मतलब लगातार निरंतर चलते रहना, रुकना नहीं। बार बार छात्रों का मूल्यांकन करते रहना, ये सतत या कंटिन्यूस असेसमेंट कहलाता है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों का समय समय पर उनके जो लेसन है, उनका जो अचीवमेंट है, उनका हर समय हर महीने जो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं वो सतत आकलन कहलाता है। और विभिन्न परीक्षाएं भी इसके अंतर्गत आती है, सतत के अंतर्गत आती है। सतत आकलन में जैसे हम बच्चों की रोज़ टेस्ट लेते हैं, बच्चों का एक टीचर उसको कार्य देती है कि कल आप इस चैप्टर को पढ़ कर आना, आपके टेस्ट होगा। फिर हम जो वीकली बच्चों का टेस्ट लेते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। मंथली जो लेते हैं परीक्षा है वो भी इसके अंतर्गत आती है। और जो हाफ ईयरली और जो एनुअल परीक्षा, ये सभी परीक्षा सतत आकलन के साथ आती है। सतत मतलब कंटिन्यूस, मतलब बच्चों का आप निरंतर मूल्यांकन करते रहो, उस पर आप एक साथ भार मत हो डालना बच्चों पर, बल्कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसका एग्ज़ाम लो, जिससे बच्चों को परीक्षा का भय नहीं रहे। सतत आकलन से मतलब ये कि बच्चों के अंदर परीक्षा का भय नहीं रहे। आप हर समय थोड़ा थोड़ा करके बच्चों का एग्ज़ाम लेते रहो, जिससे बच्चे पर कोई मानसिक दबाव नहीं रहे और परीक्षा का भय नहीं रहे। तो हर समय थोड़े थोड़े फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल, ऐसे करके बच्चों का जो कंटिन्यूस एग्ज़ाम लिया जाता है उसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। और एंड में उनके क्या होता है, नंबर जुड़ते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जो एग्ज़ाम लेते हैं इससे बच्चों के अंदर परीक्षा का भय नहीं रहता है। तो इसीलिए इस कंटिन्यूस इवैल्यूएशन को प्रोत्साहन दिया गया कि बच्चों के साथ एक साथ बाहर न डालकर उसको कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम ले। तो यही सतत कहलाता है। फिर ये व्यापक शब्द, व्यापक मतलब कंप्रेहेंसिव। व्यापक से आप हम समझ रहे मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षाएं लेना, मतलब किसी एक ही क्षेत्र में बच्चों की परीक्षाएं नहीं लेना, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों की परीक्षाएं लेना। जैसे हम इसके अंतर्गत खेल कूद, वाद विवाद, भाषण, नाटक, ये पाठ्यक्रम में हम सम्मिलित करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षाएं लेते हैं। फिर स्वास्थ्य के अंतर्गत भी हम खेल कूद लेते हैं, उनकी मेडिकल चेकअप कराते हैं, बच्चों की लंबाई, भार, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। फिर
हम जैसे छात्रों के इंटरेस्ट के बारे में भी जानना कि बच्चों की किस में रुचि है, ड्राइंग में है, म्यूज़िक में है, या किसी लिटरेचर में है, दर्शन में है। ये यानी कि बच्चों के व्यापक मतलब हर क्षेत्र का बच्चे का आकलन करना व्यापक कहलाता है। बच्चों में कौन से गुणों का विकास हो रहा है, उसमें नैतिक गुणों का विकास हुआ है या नहीं, इसके लिए भी विद्यालय में बहुत से कार्य कराए जाते हैं। उनमें प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है जो एक साथ मिलकर बच्चे कार्य करते हैं, और बच्चों को सफाई संबंधी आदतें, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है, समाज के बारे में बताया जाता है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का आदि सभी के एकता के बारे में बताया जाता है। मतलब कि छात्रों को प्रत्येक क्षेत्र के बारे में बताना व्यापक आकलन कहलाता है। मतलब आप सतत लोगे, सतत मतलब लगातार आप इन सभी क्षेत्रों में बच्चों का एग्ज़ाम लोगे, तो व्यापक का मतलब ये कि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों का मूल्यांकन करना। तो सतत का मतलब हो गया लगातार, और व्यापक का मतलब विभिन्न क्षेत्रों, मतलब लगातार बच्चों का विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन करना। फिर आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन से आप समझ गए, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन, एग्ज़ाम लेते रहना। कि मैंने पहले ही बताया था कि बच्चों का फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल आदि परीक्षाएं लेकर बच्चों का मूल्यांकन करना, उनके लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं कराना, और इन सभी को लास्ट में ग्रेड या अंक प्रदान करना मूल्यांकन कहलाता है। तो आप सतत, व्यापक और मूल्यांकन से समझ गए होंगे। सतत मतलब लगातार परीक्षा लेते रहो, व्यापक मतलब हर क्षेत्र का लेते रहो, और मूल्यांकन मतलब फिर उनका आप परीक्षा लो, टेस्ट लो, और उनको आप रिजल्ट दो, ग्रेड या अंक प्रदान करो। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का यही अर्थ होता है कि हर क्षेत्र में लगातार मूल्यांकन करते रहो, और फिर उसे आप ग्रेडिंग दो या नंबरिंग करो। फिर हम पढ़ते हैं आकलन और मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है? जैसे आकलन में हम उसी विद्यार्थी के बारे में जानते हैं, मतलब एक ही विद्यार्थी के बारे में उसका पूरा बायोडाटा रखते हैं कि ये बच्चा कैसा है, इसकी रुचि कैसी है, ये इसके क्लास में क्या स्थान है, उसका पूरा एक ही बच्चे को जानना आकलन कहलाता है। हम इसमें इसकी दूसरे बच्चों के साथ तुलना नहीं करते, यानी पूरे एक ही बच्चों का रिकॉर्ड रखना आकलन कहलाता है। और मूल्यांकन से तो आप समझते ही हो कि बच्चों का ग्रेडिंग लेना, नंबर देना, और फिर उसके दूसरे बच्चों के साथ तुलना करना मूल्यांकन कहलाता है। कि हाँ, इस बच्चे का फर्स्ट रैंक बना है, इसका सेकेंड रैंक बना है, इसको ए ग्रेड मिली, इसको बी ग्रेड मिली। तो मूल्यांकन में हम बच्चों को ग्रेडिंग और अंक प्रदान करते हैं, और फिर उसके दूसरे बच्चों के साथ तुलना करते हैं। फिर अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम के उद्देश्य, कि इस कार्यक्रम को बनाने का क्या उद्देश्य था? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम को बनाने का क्या उद्देश्य था? तो विभिन्न विषयों में निश्चित बच्चों की प्रगति जानने के हेतु, मतलब कि बच्चों के साथ जो इतने सब्जेक्ट है उसमें बच्चों की क्या प्रगति है, बच्चे कितना उसे सीख रहे हैं। फिर दूसरा है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन, कि बच्चों को सीख रहे हैं, उससे उन्होंने क्या अधिगम किया, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। फिर बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पता लगाने के लिए, कि बच्चे की जो विशेष रुचि किस में है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, इसके बारे में पता लगाना। फिर अध्यापन और सीखने की स्थितियों को जानना, कि हम अगर बार बार मूल्यांकन करेंगे तो हमें एक बच्चों की स्थिति का भी ध्यान रहेगा कि बच्चे इसमें क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, जो टीचर जो मेथड टेक्निक ले रहा है वो सही है या नहीं ले रहा है, या बच्चा ही कमज़ोर है। तो इसमें शिक्षक और स्टूडेंट दोनों को ही स्थिति का पता चलता है, और बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे की अच्छाई कमज़ोरी, इससे सभी का पता चलता है। और इससे हर चीज़ का पता चलता है कि शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है जो सही नहीं पढ़ा रहा है, या अच्छा पढ़ा रहा है, उसे क्या क्या सुधार करने चाहिए, मूल्यांकन कैसे करना चाहिए वगैरह सभी कुछ। और इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों में जो परीक्षा के प्रति जो भय होता है उसको दूर करना, क्योंकि एक साथ हम सभी का मूल्यांकन करेंगे तो बच्चा इतना लर्न कर नहीं पाएगा, और उसमें बोझ रहेगा और वो परीक्षा से डरेगा। तो एक
आनंद के जो साथ शिक्षा देना है वो कार्यक्रम था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम। मतलब खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना, आनंद के साथ शिक्षा देना, उस पर परीक्षाओं का भार नहीं थोपना, बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों की परीक्षाएं लेना। और फिर एक कि प्रत्येक बच्चे को सीखने और विकास में मदद करना। इससे क्या बच्चे की सीखेगा भी और क्या क्या कमजोरी यानी सुधार भी इस एक टीचर को पता चल जाएगा कि अब मुझे मेरे सिलेबस में चेंज करना है या परीक्षा में चेंज करना है। ये सभी कुछ उसको इस कार्यक्रम से पता चल जाएगा। और नकल की प्रवृत्ति को रोकना और सृजनशीलता को बढ़ाना, क्योंकि जो बार बार अगर परीक्षा होगी तो बच्चों पर सिलेबस का भार कम होगा, नकल की प्रवृत्ति भी कम होगी। वो उसे थोड़ा अगर सिलेबस है तो वो उसे अच्छा पढ़ सकेगा और उसमें क्रिएटिविटी का विकास होगा। फिर है मूल्यांकन के प्रकार, कि अब मूल्यांकन को कितने भागों में बांटा गया है, कि हम बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें। तो बच्चों के मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा गया है, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। मतलब कि जो कक्षा कार्य में जो बच्चा सीखता है, पढ़ते पढ़ते जो बच्चा सीखता है वो रचनात्मक आकलन कहलाता है। जैसे एक टीचर बच्चे को क्लास में पढ़ा रहा है तो उसी वक्त उस चीज़ में सुधार कर देना रचनात्मक आकलन कहलाता है। जैसे मैं कुछ पढ़ा रही हूँ क्लास में, तो मैं व्याख्या विधि से पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे को मैं देखती हूँ समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसी वक्त अपना मेथड चेंज कर लूँगी। मैं उसमें कुछ एग्जाम्पल दे दूँगी, कोई कहानी सुना दूँगी, कोई कविता सुना दूँगी। तो ये मेरा कहलाएगा रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन मतलब तुरंत ही अपने शिक्षण में कक्षा में ही सुधार कर देना बच्चों की स्थिति को देखते हुए। तो रचनात्मक आकलन क्या होता है, इससे शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराता है। मतलब कि कक्षा में टीचिंग कैसे हो रही है वो उसी वक्त उसमें सुधार कर देना रचनात्मक आकलन कहलाता है। मतलब एट ए टाइम ही बच्चे पढ़ाते वक्त ही उसमें सुधार कर देना, कि उसमें ये रचनात्मक आकलन कहलाता है। कि जब मैं देख रही हूँ कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो तुरंत ही अपनी मेथड और टेक्निक को मैंने क्लास में ही चेंज कर दिया, तो वो होगा रचनात्मक आकलन। फिर रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता रहता है। जब टीचिंग चल रही क्लास में उसी वक्त साथ ही साथ रचनात्मक आकलन चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पढ़ाते वक्त जो टेक्निक मेथड अपनाई जाती है वही रचनात्मक आकलन कहलाती है। वो तुरंत उसे विद्यार्थियों की स्थिति को देखकर चेंज कर देना। फिर क्या इससे क्या होता है, रचनात्मक आकलन से छात्रों को पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक मिलता है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है और उसी वक्त उसने सुधार कर लिया है, तो बच्चों को भी फीडबैक मिल गया और एक टीचर को भी फीडबैक मिल गया। टीचर को भी एक अपने शिक्षण का फीडबैक मिल गया और स्टूडेंट को भी फीडबैक मिल गया कि हाँ बच्चे इसको सीख नहीं पा रहे, तो तुरंत ही दोनों ही उसमें चेंज कर देते हैं, एक टीचर और स्टूडेंट। और फिर रचनात्मक आकलन से ये विद्यार्थियों को ये पता पड़ता है कि उसे कहाँ सुधार करना है, और टीचर को भी पता पड़ता है कि उसे क्लास में कहाँ सुधार करना है। तो दोनों को ही अपने इवैल्यूएशन हो जाता है कि मुझे कैसे सीखना है, और शिक्षक को ये ज्ञात हो जाता है कि मुझे कैसे सिखाना है। तो रचनात्मक आकलन का तात्पर्य है कि कक्षा शिक्षण के दौरान होने वाली प्रक्रिया को ही हम रचनात्मक आकलन कहते हैं। फिर दूसरा है योगात्मक आकलन। अब रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन में अंतर होता है। रचनात्मक आकलन तो जो क्लास के दौरान ही होता है, और योगात्मक आकलन होता है कि जो पूरा आप पढ़ा लो उसके बाद, मतलब अपनी परीक्षा लेना जो होता है, जैसे फर्स्ट टेस्ट लेना, सेकंड टेस्ट लेना, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल, ऐसी जो परीक्षाएं लेना, वो योगात्मक आकलन कहलाता है। जैसे पूरा शिक्षण कार्य हो गया उसके बाद जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो योगात्मक आकलन कहलाता है। तो योगात्मक आकलन कहलाता है। इसमें छात्रों को ग्रेड और रैंक दी जाती है। जब हम परीक्षा लेते हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है लिया, फिर हमने बच्चों को रिजल्ट दिया, तो उसमें हमने बच्चों को ग्रेड और रैंक दी कि किस बच्चे ने क्या अचीव किया है, किसका फर्स्ट रैंक बना है, सेकेंड रैंक बना है,
किसने ए ग्रेड बी ग्रेड प्राप्त किए। तो रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन में यही अंतर है कि रचनात्मक आकलन तो कक्षा शिक्षण जो प्रक्रिया चलती हो क्लास में ही जब टीचिंग प्रोसेस चल रहा था तो उसे कहते हैं रचनात्मक आकलन। और योगात्मक आकलन मतलब आपकी सारी पढ़ाई हो गई, उसके बाद जो टीचर ने जो एक लिखित परीक्षा ली है वो योगात्मक आकलन कहलाती है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न देता है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, ऐसे टाइप। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न देकर बच्चा का जो परीक्षा ली जाती है वह योगात्मक आकलन कहलाता है। धन्यवाद।